ये आपका गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ आपका। तो आज भी होगी, कल भी होगी। तो आज और कल में अच्छा खासा आपका वर्क पावर एनर्जी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। बस वो बच जाएगा आपका सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना। तो वही मैं बता ही दूंगा आपको, मैं उसको भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं वो कंप्लीट ही कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, है ना। तो ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज योर WPE में नॉर्मली हम लॉज ऑफ वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं, कि वर्क पावर एनर्जी में डिफरेंट लॉज पढ़ रहे हैं, है ना, कि वी आर गोइंग टू स्टडी लॉज ऑफ वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, पावर भी तो बचा हुआ है, पावर के बारे में तो अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया, आई फॉरगॉट दैट। अभी तो सिर्फ हम वर्क के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो पावर के बारे में, पावर तो छोटा सा टॉपिक है, एक बार वर्क आ जाएगा तो नॉर्मली हम पावर के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आज का जो टॉपिक है आपका, वी आर गोइंग टू स्टडी द लॉज ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। तो उसी को थोड़ा सा मैं जस्ट इलॉबरेट करता हूँ आपको मैं, है ना। ये आपका गैस, ये आपका गया है ना। तो देखो, लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे ना, वी आर स्टडिंग अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, कि हम बात कर रहे थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी, मैंने आपको लिस्ट करी दी थी, कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, है ना। और अवश्य बात है, क्लोज पाथ में नेट वर्क डन की वैल्यू 0 होती है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए थे, कि भाई वेट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कि वेट, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स की जस्ट एग्जांपल जानने के बाद, कंजर्वेटिव फोर्स की मैंने प्रॉपर्टी आपको मेन ये बता दी थी, कि जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, WC, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू, है ना। कि भाई वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू होता है। इसमें डेल्टा यू जो हो जाएगा, दैट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कि डेल्टा यू जो होगा ये क्या हो जाएगा, सिंपली आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कि जब भी कोई वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका नेगेटिव लेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, है ना। तो जैसे सबसे पहले आपको पता है कि जो भी चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स, इस सबसे रिलेटिव कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करोगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपल से ऐसा है, इसके बारे में हम जानते हैं कि सपोज करो ये ग्राउंड है ना, और ग्राउंड से किसी हाइट पे अगर कोई बॉल इस तरह से रखी हुई है ना, कि अगर ये कोई बॉल रखी हुई है और इसकी जो ग्राउंड से हाइट है, दैट हाइट इज सपोज h, कि इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी h है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस बॉल का अगर मास m है और इसकी हाइट अगर h है, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप क्या बता सकते हो, क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी, mgh। हाँ mgh। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है ना। वो डिपेंड करता है रेफरेंस क्या है ना। कि रेफरेंस अगर ग्राउंड है, ग्राउंड की अगर 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसकी mgh होगी। वो हम इसी से निकालते हैं, कि सपोज करो ये बॉल पहले ग्राउंड पे थी, तो अगर मैं इसको ग्राउंड से h हाइट पे ले जाऊंगा तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे वर्क डन बाय द वेट जो होगा इस केस में, अगर मैं इसको ग्राउंड से h हाइट पे ले जाऊं, तो वर्क डन बाय द वेट जो हो जाएगा वो -mgh हो जाएगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो इस केस में वेट जो वर्क करेगा वो निगेटिव होगा। लेकिन जो डेल्टा यू होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय द वेट होता है, कि वेट जो भी वर्क करेगा उसका ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब इस बात है कि यहाँ -f mg जब लेंगे यहाँ पे, तो ये चीज +mgh हो जाएगी,
और डेल्टा यू प्लस एमजीएच होने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये तो हम जानते हैं कि जब भी किसी बॉल को अगर आप ग्राउंड से हाइट पे ले जाओगे तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग था, ये तो मैंने बोला इंक्रीज है, ये जो डेल्टा यू है इसको रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस, है ना। कि अगर हम बोलेंगे भाई ये ग्राउंड से अगर एच हाइट पे चला गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होगा वो एमजीएच होगा, इसको रेफरेंस से क्या मतलब है। लेकिन मैंने बोला था कि इस हाइट पे इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। मैं चेंज की तो बात ही नहीं कर रहा था, मैं लिखूंगा एक्चुअली में डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू का मतलब जो हो जाएगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल हो जाएगा, ये एमजीएच के इक्वल है। तो आप ध्यान रखना यहाँ से आपका जो इस रिलेशन से चीज आती है वो यू फाइनल माइनस इनिशियल होती है, वो एमजीएच है ना। तो आपस बात है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आप एमजीएच तभी बोलोगे जब इनिशियल जीरो होगी, कि जब इनिशियल जीरो होगी तभी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा ले लूँ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है ना, तो सही है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एमजीएच हो जाएगी। तो जब भी आप बोलते हो ना कि एच हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर एमजीएच है तो आपको ये चीज मेंशन करना होगा कि ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, कि ग्राउंड की अगर पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो ले लें तो उसके रिस्पेक्ट में एच हाइट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, है ना। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, है ना, कि जो यू फाइनल है इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, है ना। लेकिन चेंज को रेफरेंस से कोई मतलब नहीं है ना, कि यहां से यहां गया अगर आपसे कोई पूछे चेंज कितना हुआ वो तो एमजीएच ही होगा। हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी वहां पे, उसके लिए आपको यू इनिशियल जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो हम बोलेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच है, ग्राउंड का अगर हम रेफरेंस कितना ले लें बेसिकली आपका जीरो ही है। तो आपका कहना सही है कि एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज की कितनी हो जाएगी, एमजीएच हो जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लिख लो, तो लास्ट क्लास से लिंक्ड है क्योंकि आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, फिर हम लास्ट क्लास में आ सकते हैं, है ना। एक तो मैंने ये बताया था और एक मैंने बताया था कि जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जिसको कि हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट रिमेन कांस्टेंट, है ना, कि k प्लस यू का सम क्या रहता है बेसिकली आपका कांस्टेंट रहता है। हाँ, तो ये आपने लिया, तो ये तो मैंने बोला कि अगर कोई पॉइंट मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रॉड, है ना, कि तो जस्ट मैंने ये बोला कि अगर कोई पॉइंट मास है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी। लेकिन किसी ने अगर आपसे पूछा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी रॉड का कितना होगा, है ना, जो कि कंटिन्यूअस मास है। रॉड क्या होता है बेसिकली आपका कंटिन्यूअस मास है। आपने ये बोला कि भाई यहाँ पे आप सपोज आपने कोई इस तरह से रॉड प्लेस कर दिया, ये कोई सरफेस है और यहाँ पे आपने इस तरह से सम रॉड हैज बीन प्लेस्ड, रॉड या चेन कुछ भी ले लो आप, है ना, सारी चीजें कंटिन्यूअस मास होती है। तो आपने एक रॉड प्लेस कर दिया, है ना, इस रॉड की हाइट आपने बोला कि इस रॉड की जो हाइट है वो सपोज एच है ना, और इस रॉड की मास एम है। अगर ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, कि भाई रॉड की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो क्या कोई बता सकता है आपका? mgh/2
हाँ mgh/2। क्यों mgh/2 हो जाएगी? एवरेज ले लेंगे हर पॉइंट का। हाँ नहीं, ऐसे एवरेज का तो कोई कंसेप्ट नहीं होता बेटा। सेंटर ऑफ मास। हाँ सेंटर ऑफ मास, लेकिन अभी हम जानते नहीं ना, इससे सेंटर ऑफ मास आएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी जो mgh/2 आती है ना, उसकी वजह से हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ मास यहीं से डिफाइन होता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में h/2 आ गया, मतलब पूरे मास को हम सेंटर में कंसंट्रेट कर सकते हैं, और उसी चीज को हम बोलते हैं बेसिकली आपका सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये कैसे निकालेंगे, है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, रॉड जो है ना एक्चुअली में पॉइंट मास नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस मास है। ये मास जो है वो कैसा है, बेसिकली आपका कंटिन्यूअस मास है ना? इसमें एक्चुअली इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा आपको, है ना? कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपका इंटीग्रेशन, है ना? कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, है ना? इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो जानते हैं कि यू की वैल्यू mgh होती है, लेकिन एच हम क्या लेंगे कि इसके हर पार्ट कंटिन्यूअस है ना, तो हर पार्ट की हाइट तो अलग अलग है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी का सीधे नहीं निकाल सकते ना, हम यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे कि जब भी आपका कंटिन्यूअस मास होगा तो इसमें एक स्टेप आ जाती है जो कि बार बार यूज होगी, एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन। एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन, कि हम यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्शन एंड इंटीग्रेशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि ग्राउंड से किसी वाई हाइट पे एक छोटा सा मैं एलिमेंट ले लूंगा, और इस एलिमेंट की विड्थ जो हो जाएगी उसको आप dy ले लोगे, और इस एलिमेंट की मास जो है ना वो आप dm ले लोगे। कि ग्राउंड से y हाइट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy विड्थ का, उसका मास dm हो गया। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, जैसे आपने वर्क डन वेरिएबल फोर्स में निकाला था, कि आप यहाँ पे पहले निकालोगे कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एलिमेंट। ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी du कितनी हो जाएगी, तो mgh फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन मास की जगह पे क्या आ जाएगा dm g, और हाइट y हो जाएगी। तो मास की जगह पे dm आ गया, g तो वही रहा, h हाइट अपने ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इतना छोटा है ना कि इसकी हाइट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, कि इसको हम एज ए पॉइंट मास मान सकते हैं। ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिमेंट आ गया। और आपको पता है एसएस से तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, एसएस से तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सारे एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐड कर दोगे। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड, तो इसी चीज को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, एनर्जी ऑफ रॉड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड हो जाएगी ना, वो जस्ट आपकी आ जाएगी कि इसी चीज को आप इंटीग्रेट कर दोगे, दैट इज dm g इंटू वाई को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना? अब इसमें आप देखो कांस्टेंट क्या चीज है, g तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया कि भाई एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, जो चीज इंटीग्रेट होगी वो y इंटू dm हो जाएगी। अब यहां से प्रॉब्लम ये है कि y के साथ dm नहीं चल सकता, y के साथ तो dy आएगी, तो मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड यूज कर लूंगा कि भाई h लेंथ की रॉड अगर है तो इसका मास m है, कि अगर इस रॉड की हाइट h है तो इसका मास m है, तो यूनिट लेंथ की कितनी हो जाएगी मास m/h। ये कई बार हम यूज करते हैं, है ना? तो ऑब्वियस बात है अगर y dy विड्थ का अगर मुझे मास निकालना है कितना होगा, तो dy भी इस विड्थ का मास कितना हो जाएगा m/h इंटू dy, और यही चीज dm हो जाएगी, है ना? ये सिंपल से यूनिटरी मेथड कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड लिख लो आप, इसमें नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म रॉड, है ना? कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो h का मास अगर m है तो यूनिट का m/h होगा, तो dy विड्थ का मास dm वही तो निकालना है, तो m/h इंटू dy हो जाएगा। इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो जब आप इसको g की वैल्यू y को ऐसे छोड़ दो, dm की जगह पे आपका m/h इंटू dy हो जाएगा। तो m और h तो कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, तो m/h बाहर आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dy। अब y की आप लिमिट ले लो, y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से लेके s तक, तो 0 से s तक। जी भी तो था। अच्छा हाँ, एक g भी था, सौ बात है कि इसमें बाहर में मैंने g छोड़ दिया है, तो g भी होगा, mg बाहर निकाल लो ऐसे। 0 से s तक इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा mg/h इंटू y²/2, और लिमिट आपकी 0 से h हो गई, है ना? तो जैसे हम लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उन्होंने सही बोला था
कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 हो जाएगी, है ना, कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी mgh/2 हो जाएगी, है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड आ गया, जो कि आप इंटीग्रेट करके लेके आए थे। इंटीग्रेट क्यों किया वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एलिमेंट की हाइट तो अलग अलग थी, मतलब हाइट वेरिएबल थी, है ना। तो यहीं से फिर सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है कि हम बोलते हैं कि भाई h की जगह पे h/2 ही तो आ गया, तो मतलब इस पूरे रॉड के मास को हम सेंटर पे इसके कंसंट्रेट कर सकते हैं। इस पूरे का जो रॉड का मास है ना, उसको एक पॉइंट पे हम कंसंट्रेट किया हुआ मान सकते हैं, और जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं वही क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो मतलब इस h लेंथ की जो रॉड है वो इक्वलेंट होगी कि एक पॉइंट मास है जो कि h/2 हाइट पे, है ना। कि ये जो दोनों चीजें होंगी कि ये जो इक्वलेंट होगा, h लेंथ की रॉड इक्वलेंट होगी कि इसके सेंटर पे पूरा मास अपने कंसंट्रेट कर दिया। तो अगर इस पॉइंट मास का आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो mgh/2 हो जाएगा। तो यहां से सेंटर ऑफ मास आता है, सेंटर ऑफ मास से ये चीज नहीं आती है। यहीं से तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आया कि भाई इसको सिंपली हम ऐसा सोच सकते हैं कि पूरे के मास को हमने एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, और वही चीज क्या हो जाएगा, इसलिए आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम किसी कंटिन्यूअस मास का पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लेंगे, है ना। कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी किसी कंटिन्यूअस मास का लेंगे तो हम क्या ले लेंगे, इसलिए आपका सेंटर ऑफ मास, वहीं पे पूरे मास को कंसंट्रेट कर दो और mgh/2 फॉर्मूला लगा लो। तो ये इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। इसी वजह से ना इसका इसका जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो सेंटर, क्योंकि ये सारी चीजें फिर सेंटर ऑफ मास टॉपिक में हम पढ़ते हैं, है ना। यू की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली आपकी mgh/2, है ना। ऐसे जैसे मैंने बोला ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ये आपने डिफाइन किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो, है ना, कि वी कैन टॉक अबाउट द इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, Sir, पोटेंशियल। sir, can you go back to the previous slide for a second? हाँ, कोई नहीं, आप मैसेज भी कर सकते हो। मैं मुंबई के बैच लेता हूँ ना, तो वहाँ के बच्चे मैसेज करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, आप मैसेज कर सकते हो, कोई बात। वैसे बोल दिया सही बात है, मैसेज बार बार देखना पड़ता है मुझे। Yes, sir. Thank you. ओके, ये आपका कैसे, तो ये mgh/2 आ गया। तो कई बार अब इंटीग्रेशन बहुत यूज होगी, है ना, कि भाई कई केसेस में हम इंटीग्रेट करते हैं, इस चैप्टर में तो उतना नहीं है, सेंटर ऑफ मास में ज्यादा यूज होती है इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इलास्टिक और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही हो गया कि भाई किसी स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच कर दिया ऐसे, यहाँ पे आपका कोई भी स्प्रिंग थी, इसको आपने स्ट्रेच कर दिया लाइक दैट, है ना, कि यहाँ पे इस तरह से आपने कोई स्प्रिंग ले लिया और इसको स्ट्रेस पोजीशन में रखा हुआ है ना, खींच के इसको लंबा किया हुआ है ताकि इसकी लेंथ हो जाए वो L0+x। L0 नेचुरल लेंथ है, एक्स इसमें एक्सटेंशन है, तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी ना। तो इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेच करने में वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो आपने पढ़ा हुआ है -12kx² हो जाएगा, है ना। कि भाई अगर इसको मैं नेचुरल लेंथ से एक्स से स्ट्रेच कर दूं तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, -12kx²। तो अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो -WS होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12kx² हो जाएगा, है ना। तो मतलब सिंपल सा है कि इफ वी एक्सटेंड और कंप्रेस a spring by x, then its potential energy increases,
potential energy increases by half kx square. ये आपका देगा, किसी भी स्प्रिंग को हम स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी की बाद में दूसरे फॉर्म में यूज होती है, और कितने से इंक्रीज होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर से। भाई जो वर्क है वही होता है कि भाई जो भी वर्क कर रहा है ना इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे स्प्रिंग फोर्स चाहे वेट, वही चीज जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इंक्रीज होगा हाफ के एक्स स्क्वायर से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये चीज लास्ट लेक्चर से आपकी लिंक थी, इसलिए मैंने अभी बता दिया आपको, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका केस स्टडी राइट। आई विल शेयर वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द लास्ट लेक्चर, उसको एक बार सॉल्व कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। उसमें यही यूज होगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, है ना, कि भाई जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू माइनस डी यू बाई डी एक्स होती है ना। एक चीज आपने ये पढ़ा था, प्लस आपने बोला था कंजर्वेटिव अगर फोर्सेज होंगे तो के एंड यू का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना। और अभी जो आपने पढ़ा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू के इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो इसी तीन कंसेप्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसको पहले कर लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एंड मैंने इस क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, स्टेबल अनस्टेबल, है ना। तो उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
एक मिनट में चेक करता हूँ आंसर इसका, वेट फॉर अ मोमेंट, आई चेक द आंसर। हाँ गौरव, योर आंसर इज करेक्ट। नवे, आपका आंसर सही, लेकिन आप इक्विलिब्रियम के बारे में सही नहीं बता रहे हो कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा ये नहीं बता रहे। हाँ सही है आपका आयशा, सही आंसर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। इसके बाद विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। देखो कुछ नहीं था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो पहले तो फोर्स निकालना पड़ेगा ना। पहला स्टेप तो ये होता है कि फोर्स की वैल्यू जो होती है, वो सब लोग देख लो, इससे बाद में सॉल्व करना है, इससे क्वेश्चंस बहुत आएंगे। माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो डिफरेंशिएट करके तो फोर्स आता है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन तो बाहर ही ले लो, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को 2x आ जाएगा, है ना। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। और जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है वहां पे फोर्स तो 0 होता है ना, तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई, कि एक्स इक्वल टू हाफ पे इक्विलिब्रियम होगा, है ना। अब आप ध्यान रखना है, इस फोर्स में हम माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन अदरवाइज तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू में माइनस साइन नहीं आएगा ना। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू तो 1 माइनस 2x ही होगी, और जहां पे ये 0 होगा वहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हाफ आ गई जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो पहला आंसर आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगा वो एक्स इक्वल टू हाफ पे होगा। अब टेनलेस नेचर, तो इसके लिए अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर दो, तो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये -2 आ गया ना। तो आप देखो ये जो डबल डेरिवेटिव आ गया वो नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी जहां पे मैक्सिमम होती है वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना। तो एक्स इक्वल टू हाफ पे इक्विलिब्रियम होगा, और नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगा वो अनस्टेबल होगा, है ना। तो पहले पार्ट का तो आपने सॉल्व कर लिया, है ना, कि पहले पार्ट का जो आंसर होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन हाफ पे होगा और वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव करके नेगेटिव आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है अगर वहां से हम उसको डिस्प्लेस करें तो इट विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, उसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया। अब सेकंड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी इफ वेलोसिटी एट ओरिजिन इज 2 मीटर पर सेकंड। तो थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, है ना, डायग्राम बनाने से सही रहता है ना। कि भाई इसने बोला है कि भाई ओरिजिन पे इस मास की जो वेलोसिटी है, इसका मास 1 kg है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आपको दे रखा है कि y अगर x है तो बेसिकली यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड, और इक्विलिब्रियम पोजीशन x की वैल्यू जहाँ पे हाफ है वहां पे है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मुझे ये निकालना है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है बेसिकली आपका, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हाफ है ना, कि ऑरिजिन पे अगर 2 मीटर पर सेकंड है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका v कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं हम, कोई मुझे हिंट दे सकता है क्या, कैसे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। हाँ कैसे, हाँ बोलो बेटा, सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे बताओ। हाँ देखो ये जो, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ मतलब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है तभी तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। हाँ कंजर्वे, गौरव सही बोल रहे हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेंगे हम यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा, मतलब के एंड यू का सम कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम ऑरिजिन पे होगा उतने ही काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम यहाँ पे होगा। तो ऑरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं,
ऑरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ 1 × 2², हाफ mv स्क्वायर ही तो होती, प्लस ऑरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालेंगे, इससे, यही तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, x - x²। अगर ऑरिजिन है मतलब x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑरिजिन पे 0 हो जाएगी। तो ऑरिजिन पे जहां पे काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो मुझे निकालना है, कितना होगा, हाफ 1 × v² हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो निकालने के लिए इस जगह पे u की जगह में x की जगह पे आप हाफ पुट कर दो, तो जैसे मैं हाफ पुट करूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ -1/4, मीन्स ये भी हाफ हो जाएगी, सॉरी 1/4 हो जाएगी, है ना, कि भाई इसी से तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा कि x = जहां पे हाफ होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4 आ जाएगा, ये +1/4 हो गया। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम जितना ऑरिजिन पे होगा उतनी x = हाफ पे होगा। यहां से v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 and 2 कैंसिल हो गया, है ना, इससे आप v की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है, देखो, है ना, कि व्हाट वी आर गेटिंग। तो कैलकुलेट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है ना, कि कितनी स्पीड हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट जो था लास्ट क्लास का मैंने आपको रिवाइज किया है। है ना, तो इससे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना, हाँ, √7/2 आ जाएगा। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो √7/2 मीन्स 3.5 आ जाएगा, 3.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वी की वैल्यू, है ना, कि वी की वैल्यू जो आ जाएगी वो √3.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। है ना, अब इंपॉर्टेंट चीज सबसे स्टार्ट होगी, है ना। अब तक तो हम लास्ट क्लास के लेक्चर ही पढ़ रहे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क एंड एनर्जी की अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पूरे फिजिक्स में आपको बार बार यूज होगी। ये तो चैप्टर स्पेसिफिक था, इस चैप्टर में खत्म हो गया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो हर जगह पे हम यूज करेंगे। वैसे तो कंजर्वेशन में एनर्जी भी यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली ज्यादा डिफरेंट टाइप के लॉज होते हैं वो यूज करते हैं, है ना। तो √3.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपने इस तरह से कर लिया। अब मैं वापस थ्योरी पे जाता हूँ अपने, है ना। अब हम आ जाते हैं कि भाई कौन कौन से लॉ होंगे जिससे पूरा चैप्टर गवर्न होता है, कि पूरे चैप्टर को गवर्न करने के लिए कौन से डिफरेंट लॉज होंगे जिससे कि पूरा का पूरा ये चैप्टर जो होगा ये गवर्न होगा। डिफरेंट लॉज, उसमें से कोई भी आप एक चूज कर लो। तो जो सबसे पहला लॉ होता है ना इस वर्क एनर्जी में, दैट इज नोन एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे इंपॉर्टेंट कि देयर इज ए वन लॉ दैट इज नोन एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो कोई बता सकता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है, व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, कैन एनीबॉडी टेल भाई व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या होता है ना। ये होता है कि भाई वर्क का मैंने जो डेफिनेशन दी थी कि वर्क इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मींस ऑफ ए फोर्स, है ना। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी में ही तो ट्रांसफर होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि सम ऑफ ऑल वर्क डन, हाँ, डेल्टा K = W, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपका। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल वर्क डन, है ना, ऑन ए बॉडी, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी।
ये आपका होता है कि सम ऑफ ऑल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, कि भाई किसी बॉडी पे जितने भी वो हम वर्क करेंगे सबका जो सम होगा वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा। तो मतलब सम ऑफ ऑल वर्क डन मतलब सिग्मा डब्ल्यू हम ले लेते हैं ऐसे, सिग्मा का मतलब हो जाएगा सारे का सम ले रहे हैं हम इसमें, तो सिग्मा डब्ल्यू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी डेल्टा के के। डेल्टा के जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, चेंज का मतलब हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम होता है कि सारे किसी बॉडी पे जो वर्क हो रहे हैं सारे फोर्सेस की वजह से उन सबका जो सम होगा है ना वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। तो उसका जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसका डेरिवेशन भी आता है कि भाई कैसे पता लगे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो इसका डेरिवेशन होते हैं है ना, जो कि आपके एग्जाम में स्कूल में डेरिवेशन आएंगे, तो उसका डेरिवेशन लिख लेते हैं। तो जो डेरिवेशन होता है वो दो तरह से होता है कि अगर मैं डेरिवेशन फॉर कांस्टेंट फोर्स ले लूं, फर्स्ट है डेरिवेशन फॉर कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स है ना। तो कांस्टेंट फोर्स के डेरिवेशन के लिए कोई नई चीज की जरूरत नहीं है, आप ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लिख लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसी से ड्राइव हो जाएगा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स है ना, वही तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है। इस थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स में आप हाफ एम मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया हाफ एम इंटू 2s है ना, तो यहाँ से 2 तो कैंसिल ही हो गया। तो थोड़ा सा अगर हम इसको रिसफल करें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एम ए इंटू एस इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है ना। अब आपको तो एम ए तो फोर्स होता है, ये आपका फोर्स हो गया है ना, और एस डिस्प्लेसमेंट होता है, एस डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो वर्क इक्वल टू डेल्टा के आ गया है ना। कि अगर कांस्टेंट फोर्स है तो उसमें तो कुछ सिंपल नहीं है कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स है वो एक्चुअली वो वर्क एनर्जी थ्योरम का रिस्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा इधर उधर कर दें तो ये वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। दिस इज नोन एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम है ना। तो ये तो कांस्टेंट फोर्स आपने ले लिया भाई, एम ए में अगर एक्सलेशन कांस्टेंट, क्योंकि ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब एक्सलेशन कांस्टेंट हो और एक्सलेशन तभी कांस्टेंट होगा जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन ये वेरिएबल फोर्स के लिए वैलिड होता है, इसका तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा वैलिड है। पहला चीज ये आ गया। इसी में अगर हम डेरिवेशन करना चाहें फॉर वेरिएबल फोर्स, फॉर वेरिएबल फोर्स हम लिख देंगे कि भाई वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस, और यहां से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मास इंटू एक्सलेशन इंटू डी एस है ना। और एक्सलेशन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, एक्सलेशन की जगह पे हम लिख सकते हैं वी इंटू डी बाई डी एस, ये तो होता है एक्सलेशन, डी बाई डी टी को वी इंटू डी बाई डी एस हम लिख सकते हैं, वो यहाँ पुट कर दो आप इसमें, तो अल्टीमेटली वर्क की वैल्यू आपकी आ गई मास वी इंटू डी बाई डी एस इंटू डी एस, तो डी एस तो कैंसिल हो गया, यहाँ से इसकी एम बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी आ गया। तो पहले इसकी स्पीड अगर यू थी और अब वी हो गई है तो इंटीग्रेट करके यही आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो इससे भी ये प्रूफ हो गया कि वर्क की वैल्यू डेल्टा के इक्वल होती है, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, सारे वर्क का जो सम होगा है ना वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देगा, और वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरी। तो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ कि वर्क डन का सम काइनेटिक एनर्जी में किसके इक्वल होता है चेंज के, है ना। कि अगर एलएचएस साइड पे सारे वर्क डन हम ले लें तो आरएचएस साइड पे डेल्टा के आ जाएगा, इसी को वी कॉल इट एज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। इस तरह से इसको हम डिराइव कर सकते हैं।
है ना, तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा। तो फर्स्ट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, तो ये ध्यान रखना, इसको करना। अब इसी से दूसरे लॉ आ जाएंगे, है ना, कि जो इसी से जो आ जाएंगे ना फर्दर, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करें तो दूसरे लॉ भी निकाल सकते हैं। जो सेकंड लॉ इसमें आप पढ़ोगे, वी स्टडी द वर्क एनर्जी थ्योरम, वी स्टडी द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कि इसी में इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सटेंड कर दें तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, है ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही तो बोलता है कि इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, फोर्सेस आर प्रेजेंट, है ना, कि किसी भी केस में अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, then sum of kinetic and potential energy remain conserved. एनर्जी रिमेन कंजर्व, ये आपका होता है कि अगर सारे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हैं तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो तो सिंपल चीज है कि अभी आपने बोला कि सारे वर्क का जो सम होगा, है ना, ये डेल्टा के इक्वल होगा। तो अगर सिर्फ कंजर्वेटिव में कोई दूसरा फोर्स आई नहीं तो हम इसी को लिख सकते हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डेल्टा के हो जाएगा। और लास्ट अभी आपने लेक्चर में पढ़ा कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस डेल्टा यू ही तो होता है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डेल्टा के। तो एक तरफ इसको ले जाते हैं तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के का होगा वो जीरो हो जाएगा, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा के क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा, डेल्टा ई इज जीरो, है ना। और डेल्टा ई जीरो होने का मतलब ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, याद आएगा कि भाई जनरल लॉ तो ये है, इसमें तो वर्क में बाकी भी फोर्स की वजह से वर्क हो सकता है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल हो सकते हैं, नहीं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है अगर, लाइक मोशन अंडर ग्रेविटी सिर्फ अगर हो रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही वर्क हो रहा है डब्ल्यू सी, और डब्ल्यू सी हमेशा इसके इक्वल होता है, तो माइनस डेल्टा यू लिख दिया तो अल्टीमेटली डेल्टा ई जीरो हो गया, ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, और ई की वैल्यू कांस्टेंट का मतलब ही तो है कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो मतलब पहला जो लॉ आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा ना, उसी का ये स्पेशल केस आ गया, ये तो सारे फोर्सेस के लिए वैलिड है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल कोई भी, उसी में स्पेशल केस अगर ये आगे सिर्फ कंजर्वेटिव होंगे तो के एंड यू का सम कांस्टेंट। एंड थर्ड हम एक लॉ पढ़ते हैं इसमें, उसको हम इन जनरल बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, उसका स्टेटमेंट हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूनिवर्सल लॉ है ना, कि दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड neither be created nor destroyed, but it can change from one form to another। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, क्योंकि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड फ्यू कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो ये पूरे मैकेनिक्स में कोई लॉ बहुत सारे थोड़ी हैं, पूरा जो मैकेनिक्स है वो 3-4 चीजों के ऊपर तो बेस्ड है। मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, बस खत्म हो गया। यही 5 चीजें हैं इसमें, इसके ऊपर पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है ना। तो मतलब इसको मैं अगर लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख दूंगा कि इसका इनडायरेक्टली मतलब हो जाएगा डिक्रीज इन एनर्जी
इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी। कि कहीं पे अगर कोई एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो कोई दूसरी एनर्जी इंक्रीज जरूर हो रही है, और वो डिक्रीज और इंक्रीज क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब हो जाएगा के प्लस यू का सम कांस्टेंट रहेगा, है ना। ये भी हर तरह के फोर्स के लिए वैलिड है। जैसे इसके लिए तो लिमिटेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तभी वैलिड होगा जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज हो। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए, है ना, कोई लिमिटेशन नहीं। दोनों इनफैक्ट एक ही चीज है, दोनों इनफैक्ट लॉ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही चीज होती है। तो इसका मतलब होता है डिक्रीज एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज एनर्जी, है ना। तो वही चीज है कि किसी भी न्यूमेरिकल को जब आप अप्रोच करोगे तो आप तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल सा, पहले आप इसको लिख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसके बेसिस पे, कि जैसे हम सिंपल कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेते हैं। ये यहाँ पे अगर सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन जो काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है ना। कि यहाँ से आपने किसी स्टोन जिसका कि मास m था, इसको आपने प्रोजेक्ट किया किसी u स्पीड से, है ना, किसी एंगल थीटा पे। एंगल की वैसे जरूरत नहीं है, तो अब से बात है ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा। हाँ, तो कोई अगर आपसे पूछे कि जब ये h हाइट पे होगा, है ना, कि इस h हाइट पे अगर पहुंच गया ये, तो इसकी स्पीड कुछ भी हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी ने भी जस्ट आपसे पूछा कि फाइंड आउट स्पीड एट हाइट h, कि हाइट h पे इसकी स्पीड क्या होगी, क्या स्पीड हो जाएगी हाइट h पे इसकी, है ना। तो देखो इसमें अप्रोच, मैं काइनेमेटिक्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स का तो मुझे कुछ भी यूज करना ही नहीं है। मैं इसको जस्ट जो मैंने 3 लॉ पढ़े थे उससे ट्राई करूंगा। तो पहले मुझे मन में आता है कि मैं ट्राई करता हूँ इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो ये सब चीजें एक ही है, ध्यान रखना आप इसमें, एक ही से सब चीजें लिंक्ड हैं, तो ये सेपरेटेड चीज नहीं है। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे इसको जो सबसे फंडामेंटल चीज है वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे मैं करूंगा कि वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के से। तो आप देखो इसमें जो भी फोर्स लग रहा होगा वेट ही तो लग रहा होगा, इसमें और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, वेट ही तो है इसमें, mg, है ना, और कोई तो फोर्स है ही नहीं इसमें। तो जब ये यहां से h हाइट तक पहुंच गया तो वेट ने कितना वर्क किया होगा, वेट डाउनवर्ड है, h ऊपर है, तो वेट की वजह से वर्क करंट कितना हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा, है ना। साइन के साथ पुट करना है, ध्यान रखना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी को एंगल से क्या मतलब है, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर थी, बस आ गया क्वेश्चन। इससे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। यहाँ से m तो हर जगह से कैंसिल ही हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे v निकालना है तो v की वैल्यू आपकी जस्ट ये होगी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, ये स्पीड हो जाएगी, है ना। कि भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो अगर यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया किसी भी एंगल से, फर्क नहीं पड़ता उससे, h हाइट पे इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी, u स्क्वायर प्लस 2gh हो गई। u स्क्वायर प्लस 2gh होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, सॉरी, यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा बीच में, है ना। बीच में साइन जो स्पीड कम होगी ना, तो u स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। साइन के साथ पुट करेंगे ना, इसको इधर ले जाएंगे, u स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। तो मैंने इसमें यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं इसी में अगर बोलूं कि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही तो है, हाँ, तो इसमें और ग्रेविटेशन के अलावा तो कोई फोर्स है ही नहीं ना। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब इसका के एंड यू का सम कांस्टेंट रहेगा।
तो यू के लिए आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। मैंने ले लिया कि ग्राउंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी सपोज 0 है, तो जितना स्टार्टिंग में के एन यू का सम होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल कितनी थी 0। जब ये इस हाइट पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होगी। भाई यहाँ पे काइनेटिक आपका हाफ एम वी स्क्वायर होगा, पोटेंशियल तो ग्राउंड का 0 है। यहाँ पे काइनेटिक कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एच हाइट पे एम जी एच हो जाएगी। तो वही चीज आ गई यहाँ से भी, हर जगह से एम कैंसिल, वी की वैल्यू आपकी वही चीज आ गई, ये अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 GH। तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लिया, है ना। मुझे लगता है नहीं, मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। मुझे क्या यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब हो जाएगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग डिक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा, इंक्रीज इन एनर्जी हो जाएगा, है ना। तो आप देखो यहां से जब यहां तक पहुंचा ये, तो काइनेटिक की तो डिक्रीज हुई है, कि पहले काइनेटिक ज्यादा थी, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी काइनेटिक डिक्रीज होगी, तो काइनेटिक में डिक्रीज हो गया है। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर, अब आपकी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। इंक्रीज क्या हुआ है, पोटेंशियल बढ़ गई है, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर जाने में पोटेंशियल बढ़ जाती है, तो इंक्रीज जो हो गया वो एमजीएच हो गया, कि जो भी डिक्रीज हुआ है एमजीएच में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे भी आपका एम एम कैंसिल, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो वही चीज है कि आपको एक कोई चूज करना पड़ेगा, आप ऐसे कंफ्यूज आप नहीं हो सकते कि भाई कौन सा हम लॉ यूज करें, बदला हर क्वेश्चन के पहले देख रहे हैं कि क्या यूज करना चाहिए मुझे। तो मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि सिर्फ आप यही यूज करो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सबसे बढ़िया चीज है ना। इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है डिक्रीज एनर्जी इंक्रीज एनर्जी में, ये तब वैलिड है जब कंजर्वेटिव फोर्स हो, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आप हमेशा इसमें यही चूज करना, कोई भी न्यूमेरिकल है वी विल यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें कभी भी कोई साइन में गड़बड़ नहीं होती है ना, कि हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लिख लो आप इसे, है ना। तो अब जो है इस पूरे चैप्टर का मतलब बस अब यही हो गया, इस चैप्टर में एक ही लाइन के सारे क्वेश्चंस होते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व होते हैं, और वो जो सॉल्व होंगे वो वर्क एनर्जी थ्योरम से होंगे। बस एक वर्क एनर्जी थ्योरम आप लिख लो, लेफ्ट साइड में सारे वर्क को ऐड कर दो, और राइट साइड में डेल्टा के ले लो, अपने आप न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए, है ना? कि अपने आप न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, सॉल्व होंगे। है ना, ये दोनों यूज नहीं करना ज्यादा, ये प्लस यू वाला भी और ये भी, एक ही यूज करो, वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है, तो ये आपका आ गया कि वर्क का जो सम होता है ना, वो आपने ड्राइव भी किया है, इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। मेनली नॉर्मली हम इसे सॉल्व करते हैं सारी चीजें, है ना, कि सारे जो कंसेप्ट हैं वो इसी से हम क्या करेंगे, है ना। तो अब मैं वन बाय वन एक दो न्यूमेरिकल शेयर करता हूँ, उसको आप ट्राई करो बेस्ड ऑन द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब आपको एक ही यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज की क्लास भी, कल की क्लास भी सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम पे ही बेस्ड होगी। कल हम थोड़ा सा पावर पे पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली वर्क एनर्जी थ्योरम में ही मास्टरी आपको बनानी है। हाँ, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन शिफ्ट नहीं हुआ लग रहा है। हाँ, ये क्यों सॉल्व कर लो जरा क्वेश्चन वाला। मतलब एयर फ्रिक्शन है इसमें, इसमें क्या है, एयर फ्रिक्शन है। ओके, देखता हूँ कुछ आंसर्स तो आए मेरे पास, क्या सही है नहीं सही है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी आपसे। ऋतिका रानी का आंसर में मैच करता है, बिल्कुल सही आंसर है, ऋतिका रानी का आंसर सही है। गौरव का भी आंसर सही है, बस साइन थोड़ा सा ठीक कर दो बेटा, कि भाई वर्क पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वो लिखना पड़ेगा ना। तो क्योंकि वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव लिखना है आपको, कितना होगा।
दोनों के आंसर सही है आपके। हाँ, नव्या आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल, साइन भी सही लिखा है आपने कि भाई वर्क जो होगा वो निगेटिव होगा। आयशा, और आंसर इज करेक्ट। सारे में निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, है ना। सबके आंसर सही आ रहे हैं, है ना। सबने जो आंसर दिया है वो -1.68 जूल दिया है, ये सही आंसर है। देखो क्या है ना, रेसिस्टिव फोर्स कितना है ये आपको नहीं पता। रेसिस्टिव फोर्स अगर एयर फ्रिक्शन है तो लग रहा होगा, लेकिन कितना लग रहा है आप जानते नहीं हो क्या है। लेकिन एक चीज पता है, वो ये है कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड से आपने एक टेनिस बॉल को ऊपर फेंका, है ना। कितनी स्पीड से ऊपर फेंका? 24 मीटर पर सेकेंड से। तो ये मैक्सिमम हाइट जो होती है इसकी 26 मीटर होती है। तो मैक्सिमम हाइट जब भी होगी तो इसकी वी वहां पे 0 हो जाएगी। और ये जो मैक्सिमम हाइट है इसने बोला है 26 मीटर। तो आप क्या है ना, मैकेनिक्स जैसे नॉर्मल हम फ्री फॉल जो पढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें तो वैक्यूम मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एयर फ्रिक्शन भी है, कुछ रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है। तो इसने बोला है कि वो रेसिस्टिव फोर्स कितना वर्क करेगा। तो मैं सिंपल सा इस क्वेश्चन में बिना दिमाग लगाते हुए मैं ये लिख दूंगा कि सारे वर्क का सम क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो एलएचएस साइड पे वर्क दो ही हो सकता है ना, एक तो वर्क डन बाय द वेट हो जाएगा, तो भाई वेट ही तो वर्क करेगा। अगर इसका मास m है तो वेट की वजह से वर्क हो जाएगा -mg/h 26 मीटर, क्योंकि वेट डाउनवर्ड लगेगा, h ऊपर है, तो वर्क नेगेटिव हो गया। प्लस यहाँ पे वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स आपको नहीं पता है कितना है, उसको आप WR ले लो, है ना। कि WR मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस इज द वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, रेसिस्टिव फोर्स, है ना। अब ये दो वर्क ही तो हो रहे हैं, और ये वर्क क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, ये फाइनल तो भी 0 हो गया ना। और इनिशियल कितनी थी? हाफ m इंटू इसकी स्पीड 24 स्क्वायर हो जाएगी। बस सॉल्व कर लो इसे आपस में, है ना। तो इससे सॉल्व करोगे तो वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स हमेशा अपने आप ही आ जाएगा कितना होगा। तो 60 ग्राम इसका मास है। मास आपका 60 को 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 0.06 kg आ जाएगा। वो यहाँ पुट कर देना। तो यहाँ से वर्क डन बाय द रेसिस्टिव फोर्स जो होगा ना, वो इतना आ जाएगा। तो फोर्स के बारे में नॉलेज भले ना हो, आप अननोन ले लो, जितना भी होगा अपने आप आ जाएगा। तो इतना वर्क आ गया इसमें, रेसिस्टिव फोर्स ने इतना वर्क किया होगा। ऐसे कर सकते हैं सर इजीली। ठीक है ना। तो ये करना है आपको, ये लिखने आना चाहिए एक लाइन बस। वर्क एनर्जी जो पूरा चैप्टर है उसका मतलब कंसेप्चुअली ये लाइन ही है। वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखने आना चाहिए आपको एकदम प्रॉपर साइन के साथ। जहां जो चीज वर्क नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट किया, अननोन में तो कुछ पुट कर नहीं सकते, अननोन का तो आंसर ही साइन के साथ आ जाएगा। वो माइनस आ रहा तो माइनस आपका आंसर होगा, ये हम कर सकते हैं। जस्ट आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए I+5J कैप। हाँ, I+5G कैप। अच्छा, J कैप यहाँ पे मिस है, इसकी बात। I कैप प्लस 5G कैप हो जाएगा मीटर।
आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं। वर्क इक्वल टू डेल्टा के होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क निकाल के डेल्टा के से इक्वेट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ नव्या, ये आंसर तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करो अपना। कल हम करेंगे कुछ आई रोडो के क्वेश्चंस, है ना। अब क्योंकि अब मैकेनिक्स स्टार्ट करें ना मेन आपकी, तो we'll discuss few आई रोडो क्वेश्चंस। हाँ रिया राणा, योर आंसर इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। आयशा, योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही, आपने ये आंसर दिया है। सही सही आंसर आप बता रहे हो। हाँ देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, आप लॉ लिख लो कि भाई वर्क इज इक्वल टू जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। नव्या, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। वर्क इज इक्वल टू होता है डेल्टा की। फिर आप देखो, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स ही तो है, इसमें कोई टाइम या एक्स थोड़ी है। कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क होता है, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स तो आपको ये दिया ही हुआ है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे निकालना पड़ेगा, है ना, कि फोर्स तो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनली ये आई कैप प्लस 5 जे कैप पे पहुंच गया, और स्टार्टिंग में ये कहां पे था, इस जगह पे था। ये इनिशियल हो गया, है ना, कि स्टार्टिंग में जो था ये आपका 2 i कैप माइनस 3 j कैप पे था, है ना। तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका हो जाएगा -2 i कैप,
है ना, और माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है फाइनल में से इनिशियल माइनस करके, है ना। ये आपका फाइनल हो गया, ये इनिशियल था, दोनों को माइनस करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया हमने। अब यहाँ से वर्क भी आ जाएगा कि भाई फोर्स तो आपका है 3i कैप माइनस 1.5 जे कैप। सर इनिशियल 2i कैप था। इसके इनिशियल, हाँ यहाँ पे 2 है। अच्छा ये 2i कैप है, सॉरी ये 2i कैप है ना, i कैप माइनस 2i कैप मतलब i कैप यहाँ पे बच जाएगा। अच्छा वो 2i कैप था, सही बात है, तो ये माइनस i कैप बच जाएगा। तो ये फोर्स तो ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट माइनस i कैप प्लस 8 जे कैप। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i डॉट जे तो 0 हो जाता है, i डॉट i तो होगा, तो 3i डॉट माइनस i, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, एंड माइनस 1.5 इंटू 8, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1.5 इंटू 8 -12 आ जाएगा। मतलब वर्क जो हो गया वो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, -15, है ना। होप कि मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, कई बार कैलकुलेशन मेरी गलत होती है, वैसे सही है ना। फोर्स आपने लिख लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लिया, तो इससे अब -15 जूल आ गया, और वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो जो भी आपका -15 जूल है ये डेल्टा के इक्वल होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो मुझे निकालना है, m इसका दिया हुआ है आपको 5 kg। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है, तो पहले तो ये फोर्स से मूव कर रहा था ना, फाइनली कितना होगा वो मुझे निकालना है, तो इससे आप सॉल्व कर लो, है ना। तो इससे मेरे ख्याल से v की वैल्यू जो आ रही है, जो मेरे पास आंसर है वो √10 है, माइनस पी दी √10, है ना। तो ये मैंने ऐसे किया है, आप चाहो तो इसको अलग अलग एक्स वाई लेके इक्वेशन और काइनेटिक्स से भी निकाल सकते थे, तो उसमें फिर ना वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग लगाना पड़ता है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सलेशन भी कांस्टेंट होगा, तो एक्स के अलॉन्ग अलग वेलोसिटी आएगी, वाई के अलॉन्ग अलग आएगी, दोनों का रिजल्टेंट टोटल स्पीड यही आ जाएगा आपका, है ना, कि दोनों का रिजल्टेंट टोटल स्पीड आपकी आ जाएगी, है ना। फिर भी उससे भी कर सकते थे। तो ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जो भी वर्क होगा वो डेल्टा के इक्वल होता है। इसने एक वर्ड और यूज किया है कि एज्यूमिंग नो अदर फोर्स, सिर्फ एक ही फोर्स है तो एक ही वर्क ले लिया मैंने, इस तरह से आपका आंसर आ गया, इसको कर सकते हैं। हाँ सही, √10 इसका आंसर आ जाएगा नीचे पास। तो काफी लोगों के सही आंसर आए थे, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। कल इसी चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस आज का लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, कल थोड़ा सा हम पावर के बारे में पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी पावर में ही एक्सपर्ट बनेंगे, कि किस तरह से हम एक इक्वेशन लिख के न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करें। एक इक्वेशन ही होता है, एक इक्वेशन लिखा बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। Thank you, sir. So बाय बाय।